जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज मैं हमारा जो पहला प्रश्न है, आप प्रश्न पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कर्ज की सीमा बढ़ाकर कितनी हो गई है। तो देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि पहले होती थी 10 लाख, है ना। अब ये कितनी हो गई है, तो याद रखना ये बढ़ाकर हो गई है 20 लाख रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे देखो, विशेष रूप से याद रखना कि ये पेपर में पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। बताओ, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो भैया यहाँ पे लंबाई का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन ए मीटर को ही चुना होगा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर। और यहाँ पे देखो, जो घन मीटर दे रखा है, ये भी याद रखना, ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये होता है आयतन का। किसका दोस्त? आयतन का एसआई मात्रक होता है। तो ये भी याद रखना। यहाँ पे वर्ग मीटर दे रखा है, तो वर्ग मीटर याद रखना, ये किसका होता है भैया, ये होता है आपके क्षेत्रफल का। ठीक है ना, किसका होता है? क्षेत्रफल का होता है। तो ये भी आप याद रखना। यहाँ पे देखो किलोग्राम दे रखा है, किलोग्राम किसका होता है, तो ये भी याद रखना, ये द्रव्यमान का होता है। किसका? द्रव्यमान का। तो भैया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से पारे का हिमांक कितना होता है। तो भैया पारे का हिमांक कितना होता है, तो यहाँ पे आप बताइएगा। देखो, ये आपको ना, ये आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए, जिसने भी -39 डिग्री सेल्सियस चुना है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो, इसका पारे का क्वथनांक भी आपसे पूछा जा सकता है। पारे का क्वथनांक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, क्वथनांक अगर पूछेगा तो वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो, ये जो -115 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये याद रखना, ये पता किसके लिए होता है, कि याद रखना जैसे कि यहाँ पे 39 डिग्री था ना जो पारे का हिमनांक, ठीक है ना, -39, इससे नीचे का जो तापमान होता है ना, उसे मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और उसका जो हिमनांक होता है वो होता है आपका -115 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना, ये किसका होता है, जो अल्कोहल युक्त थर्मामीटर होता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये याद रखना, ये हिमांक जो दे रखा है, मतलब कि क्वथनांक, तो क्वथनांक यहाँ पे पारे का याद रखना 375 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे -39 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ दिया है ठोसों में ऊष्मा का संचरण खाली स्थान द्वारा होता है। तो ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस विधि द्वारा या किसके द्वारा होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, देखो ठोस में पूछा है ना, तो चालन विधि द्वारा होता है। किसके? चालन विधि। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। संवहन विधि द्वारा बताओ किस में होता है, संवहन विधि द्वारा। तो ये याद रखना, गैस और द्रव में होता है। किसमें? गैस और द्रव जो होते हैं उनमें होता है। ठीक है ना। और देखो, विकिरण विधि जो है, विकिरण विधि द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा याद रखना, जो बोलते हो ना, सूरज की जो रोशनी होती है वो जमीन पे आती है, किस विधि द्वारा, तो विकिरण विधि द्वारा, है ना। तो सूर्य की रोशनी आप याद रखना, ठीक है ना, वो किस विधि द्वारा होता है, विकिरण विधि द्वारा। और देखो, यहाँ पे एक चीज बताओ, ये जो संचरण दे रखा है ना, ऊष्मा का संचरण, संचरण क्या होता है, संचरण मतलब कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है ना, उसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। इसकी 3 विधि हैं, संवहन, चालन और विकिरण, जो कि यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही हैं। ठीक है ना दोस्त। अब अगर यहाँ से कोई और भी क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे। यहाँ पे देखो दिया है, नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में कौन सा देश साझेदार के रूप में शामिल होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये पहले तो आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा देश होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्त, आपका ऑप्शन सी जो है जापान, जापान क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये करंट का क्वेश्चन। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से आधुनिक फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है। बताओ, निम्नलिखित में से आधुनिक फाउंटेन पेन का जे आविष्कारक जो है वो कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आप यहाँ पे किसको चुनेंगे अपना राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्त, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर आपने लुइस वाटरमैन को चुना है ऑप्शन ए,
तो आपका हो गया है यहाँ पे राइट आंसर। और इन्होंने इसका जो आविष्कार है वो कब किया था? तो ये आधुनिक फाउंटेन पेन का याद रखना 1884 में किया गया था। कब? 1884 में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो विल्हेम कॉनराड रॉटंजन दे रखे हैं, मतलब WC रॉटंजन है ना, शॉर्टकट में लिखा हुआ मिलता है। तो याद रखना ये किसके आविष्कारक थे? तो ये थे एक्स करोड़ों के। किसके? एक्स करोड़ों के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने इसका आविष्कार कब किया था? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1885 में किया था। देखो 84 में फाउंटेन पेन, 85 में एक्स करोड़ है, ठीक है ना। और एनरिको फर्मी, बताओ एनरिको फर्मी जो यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने किसका करा था? तो इन्होंने नाभिकीय रिएक्टर, है ना, नाभिकीय रिएक्टर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, नोट कर लेना अपने नोट्स पे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो ध्यान दिया है किसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापा जाता है? तो भैया किसके द्वारा मापा जाता है? बताओ बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को। तो भैया यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आप अपना टिक करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। देखो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट है जवाब, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ओडोमीटर की बात करें, ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर को बताओ किसकी वो नापता है? तो याद रखना भैया ये गाड़ी की गति है ना। मैं देखो पहले ही बोलने वाला था, माफी चाहता हूँ। गाड़ी की गति को मापता है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। पायरोमीटर बताओ, ये तो बिल्कुल रटा पड़ा होगा। पायरोमीटर है ना, ये उच्च तापमान को नापता है। ये किसे नापता है? यहाँ पे आधा चा होगा, माफी चाहते हैं, उच्च तापमान को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। प्रश्न का जवाब वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है शब्द रेडियो एक्टिविटी निम्न में से किसने दिया था? तो यहाँ पे बताओ भैया रेडियो एक्टिविटी जो है वो शब्द, यहाँ पे देखो शब्द पूछा है, खोज नहीं पूछी है, शब्द पूछा है कि ये शब्द दिया किसने था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? अब यहाँ पे देखो दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, दो ही ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन इसमें जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा मैरी क्यूरी। क्या हो जाएगा? मैरी क्यूरी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पता है मैरी क्यूरी ने शायद उसकी भी खोज की थी, किसकी? रेडियम की, है ना। किसकी करी थी? रेडियम की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और देखो हेनरी वेकुलर ने, इन्होंने तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, है ना। और इन लोगों को वो भी तो मिला था, वो क्या, नोबेल पुरस्कार, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। कदम्ब राजाओं की राजधानी निम्न में से क्या थी? बताओ कदम्ब राजाओं की राजधानी निम्न में से क्या थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो देखो ये प्रश्न भी ना पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वनवासी। क्या थी? वनवासी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बताओ बादामी किसकी थी? बादामी। तो बादामी याद रखना जो चालुक्य वंश के थे ना, चालुक्य। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी यहाँ पे आपकी बादामी, ठीक है ना, चालुक्य। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तंजौर बताओ, तंजौर किसकी थी? तंजौर। तो तंजौर याद रखना चोलों की। किसकी? जो चोल वंश थे ना, चोलों की राजधानी थी तंजौर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो मेरे पास पेन नहीं है और बस जुगाड़ से काम चला रहा हूँ, इसलिए सही से लिख नहीं पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं इसीलिए खुद बोल देता हूँ ताकि आप जहाँ भी नोट कर रहे हो अपने कॉपी पे, वहाँ आप सही लिख लें। और देखो यहाँ पे दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बताओ। ये भी देखो आपके करंट से संबंधित प्रश्न है ना, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये तो बिल्कुल टेस्ट पेपर होता है ना, जो हम लोग रोज करते हैं। तो यहाँ पे बताओ आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। और ये अप्रैल में किया जाएगा। कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में। तो याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 हैं वो बिहार में खेले जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी सही हो गया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? तो बताओ प्रकाश का कौन सा रंग है जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो भैया देखो कोई भी पूछा जाए बस जवाब एक ही याद रखना, सबसे ज़्यादा आपका लाल, है ना, और सबसे कम आपका बैगनी, ठीक है ना। तो ये देखो दोनों याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए अगर आपने यहाँ तुक्का भी लगाया ना तो भी आपका जवाब सही हो गया। और पहले तो मैं यही कहूँगा कि तुक्का लगाना मत, क्योंकि सिलेक्शन वाले जो नंबर कटते हैं ना वो तुक्के में ही कटते हैं,
याद रखना। और यहाँ पे देखो दिया है आलू निम्न में से किसका एक प्रमुख स्रोत है। बताओ आलू निम्न में से किसका एक प्रमुख स्रोत है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। जो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जवाब जो है वो ऑप्शन सी आएगा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। और आपने ऑप्शन सी को ही टिक किया है, बहुत अच्छी बात है। एक यहाँ पे 1 नंबर आपका प्लस हो गया। और मैं आपको बता दूं इसमें ना आपका एक विटामिन B1 भी खूब होता है और एक आपका विटामिन B6 भी होता है ना। तो ये भी दोनों आप ध्यान में रखोगे। और बाद बाकी प्रमुख स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, जो कि आप ने बिल्कुल राइट टिक किया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। बताओ निम्नलिखित में से रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। कि जो रेल कर्मचारी बीमा योजना है वो 1977 में हुई थी। कब? 1977 में। और 1994 में जो रेल यात्री होते हैं ना, जो रेल यात्री, याद रखना, जो रेल यात्री होते हैं उनकी बीमा योजना प्रारंभ हुई थी, है ना। तो ये ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में। और थोड़ी सी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और यही होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा जल्दी क्लास में नहीं क्वेश्चनों को करता हूँ। और पेपर में भी ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, वरना यही होता है कि गलत आंसर लग गया और फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ देखो दिया है नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। बताओ नेशनल टेनिस अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल दोस्त, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन सी गुड़गांव। कहाँ पर? गुड़गांव, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये देखो, पहले तो आपका करंट का क्वेश्चन है ना, ये आपके करंट का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब होगा, तो आप कहीं 2025 में सोचना, ये आपका 20 से 28 नवंबर, ठीक है ना, 2024 में आयोजित होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या? 20 से 28 नवंबर 2024 को ये आयोजित होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है क्रिकेट पिच की लंबाई निम्न में से क्या होती है। क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो इनमें से बताना है क्या होगी। तो बिल्कुल दोस्त देखो, थोड़ा सोच समझ के करना जवाब। अगर मैं यहाँ पे आपको 22 गज दे दिया होता ना ऑप्शन में, तो आप बहुत ईजी तरीके से टिक कर देते, है ना। अब यहाँ पे बताओ कि आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्त, कुछ दोस्तों ने ऑप्शन सी को टिक किया था, 20.12 मीटर, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन सी जिसने भी लगाया है उसका हो गया है बिल्कुल और राइट जवाब। और देखो यहाँ पे जो 22 फीट है ना, अगर इसको आपने टिक किया है तो मैं आपको बताऊं, जो फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है ना, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है उसकी जो चौड़ाई होती है ये होती है 22 फीट। कितनी होती है? 22 फीट। और अच्छा बताओ, ये ऊंचाई जो होती है ये कितनी होती है गोल पोस्ट की? फुटबॉल गोल पोस्ट जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखना, वैसे 8 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मीटर में होगा तो 2.44 मीटर लगभग हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्रिकेट पिच की पूछी थी, अगर वो क्रिकेट वाले स्टंप जो होते हैं उनकी अगर ऊंचाई पूछ ले धरती से तो कितनी होती है बताओ। याद रखना 28 इंच होती है। कितनी? 28 इंच होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। क्रिकेट स्टंप की जो ऊंचाई होती है वो भूमि से 28 इंच होती है। तो ये भी आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। आप इसे नोट्स कर लेना अपने नोट पे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अपने भाई को देखो, अगर पहली बार क्लास में जुड़े हो तो ये अब मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे एक बार लाइक वाला बटन दबाने के लिए, कहने के लिए। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भैया के साथ जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला यार बटन ज़रूर दबा देना। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और थोड़ा सा यार सपोर्ट करना है, बस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और आप सभी के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि दोस्त साधु बनकर रहो, ठीक है ना। क्या? साधु बनकर रहो। अपनी ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। मतलब अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला वात्साय चले, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ओलंपिक मशाल जलाने की जो प्रथा है वो कब प्रारंभ हुई थी। बताओ ओलंपिक मशाल जो जलाने की प्रथा है वो कब प्रारंभ हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे आपका सही जवाब 1928, ऑप्शन सी। जिसने भी टिक किया है
उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये नीदरलैंड में हुआ था प्रारंभ, है ना, नीदरलैंड में। और देखो यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली, जैसे 1936 भी दिया है ना, तो याद रखना जो मसाल थी ना ओलंपिक में, वो जो रिले मसाल थी, ठीक है ना, कौन सी मसाल रिले, है ना, तो उसका प्रारंभ हुआ था 1936 में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ दोस्त मेरे, लेकिन अगर ओलंपिक मसाल की बात करेंगे तो ये नीदरलैंड में 1928 में प्रारंभ हुआ था। देखो 1913 में, याद रखना 1913 में क्या हुआ था, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली थी, है ना, ध्वज को मान्यता मिली थी। और 1920 में ये पहली बार क्या हुआ था, बताओ, पहली बार फहराया गया था। और भारत ने कब शामिल हुआ था, क्या 1920 में हुआ था, बताओ। भारत जो है वो ओलंपिक खेलों में कब शामिल हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ भैया, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सही जवाब। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1966, है ना, 1966 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1966, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है ना, इसका जो अगर मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये मनीला देश कहाँ पड़ता है, मनीला, यहाँ पे लिख रहा हूँ मनीला, ठीक है ना, मनीला में पड़ता है। तो ये भी याद रखना है। इसमें जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 68 सदस्य हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो 1919 दिया हुआ है। 1919 से आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था उसकी स्थापना हुई थी, किसकी, श्रम संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1919 में। और इसमें कितने देश सदस्य हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे, 187, कितने, 187, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था, बताओ। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना राइट जवाब। तो बिल्कुल दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन सी जापान को चुना होगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल जापान आपका राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो कहाँ दिया है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है, बताओ। यहाँ पे आपको बताना है महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है। और ये आपके करंट से संबंधित है। मैंने एक दिन आपको और बताया था कि सेमीफाइनल में भारत और चीन पहुंचा था, बताया था ना। ये कहाँ पर, ये बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हो रहा था, है ना, बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हो रहा था। तो ये भी मैंने आपको बताया था। और इसमें जो टाइटल है वो भारत ने जीता है। और इसमें हारा कौन है, तो हारा है चीन। कौन हारा है, तो हारा है चीन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त, बिल्कुल, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था, बताओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, अपना राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं ये कौन थे, तो ये याद रखना। देखो यहाँ पे अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बेंटिंक को, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछे जाएंगे या अंतिम पूछे जाएंगे तो आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को टिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी जो है वो माउंटबेटन सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा रोग नहीं होता है। तो भैया यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस द्वारा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, थोड़ा सा सोच विचार कर लो। और बिल्कुल आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूँ। और अब आपका यहाँ पे 5 सेकंड पूरा होता है, टेटनेस हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो याद रखना, बाद बाकी आपका पोलियो, चेचक, चिकनगुनिया ये सब आपके वायरस द्वारा होते हैं, ठीक है ना। रेबीज है और खसरा है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो और टेटनेस सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं। और हैजा जो है वो भी आपका वायरस द्वारा नहीं होता है
है ना। और देखो यहाँ पे दिया है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे अपना राइट जवाब। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था आपने ऑप्शन सी को चुना होगा और ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, कब, 1959 में। कब किया गया था, 1959 में। तो ये भी आपको याद रखना। सोवियत संघ के सहयोग से बताओ कौन सा किया गया था, तो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई किया गया था, है ना। कौन सा, भिलाई किया गया था। और जर्मनी के सहयोग से बताओ ये भिलाई वाला कब किया गया था, ये 1955 में किया गया था, है ना। कब, 1955 में। और जर्मनी के सहयोग से कौन सा, राउरकेला किया गया था, है ना। राउरकेला किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, राउरकेला वाला भी 1959 में ही किया गया था, है ना। 1959 में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। आपका जो सही जवाब वेटरन ऑप्शन सी हो गया है यहाँ पे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, बताओ। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आपने ऑप्शन ए श्री माबो भंडार नायके, है ना, ऑप्शन ए को चुना होगा। और ऑप्शन ए यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो गया। ये कौन से देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो भी याद रखना, ये बनी थी श्रीलंका की। कहाँ की, श्रीलंका की। कब बनी थी, तो वो भी याद रखना 1960 में, है ना। कब बनी थी ये, 1960 में। और प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी वो यहाँ पे जो मारिया स्टेला इसाबेल, है ना, ऑप्शन सी। तो ये याद रखना, ये प्रथम राष्ट्रपति बनी थी अर्जेंटीना की। कहाँ की, अर्जेंटीना की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो ये देखो भैया आपके करंट से संबंधित, और ये प्रश्न मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। और ये सच है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। दोस्त थोड़ा सा जो लोग फालतू बहाते हैं जल, उनसे ये बात खुद भी जाके कहना। जैसे मैं देखता हूँ कि अगर टंकी भर जाती किसी का, और मैं अगर उससे पहले जान लेता हूँ तो मैं उसे जाके बोल देता हूँ कि भैया टंकी भर गई है, समर को बंद कर दो जाके, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, पानी को जितना हो सके उतना बचाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना जो प्रश्न का जवाब है वो आपका इक्वाडोर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इक्वाडोर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इक्वाडोर में शायद वो भी तो है सबसे ऊंची ज्वालामुखी, कौन सी, कैटोपैक्सी। कौन सी, कैटोपैक्सी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखो लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कजरी पूछ लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, कजरी की अगर बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से वो याद रखना लावड़ी, है ना। कौन सा, लावड़ी। तो लावड़ी याद रखना। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात से गरबा याद रखना, है ना। क्या, गरबा याद रखना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हैं और आपको याद रखने हैं दोस्त, और नोट करने हैं। देखो अगर आप नोट करोगे ना, आप लिख लोगे तो आपको याद रहेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। इसका जवाब तो बहुत ईजी है ना। बहुत से दोस्तों ने अभी तक एपीकल्चर को टिक भी कर दिया होगा ऑप्शन सी को, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, अब बताओ विटीकल्चर किससे संबंधित है। तो याद रखना भैया अंगूर की खेती से, है ना। किसकी, अंगूर की खेती से संबंधित है। कौन, विटीकल्चर। और देखो हार्टिकल्चर जो है, हार्टिकल्चर ये जो बागवानी, किससे, बागवानी से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। और वो एक सेरीकल्चर, देखो याद आ गया मुझे, सेरीकल्चर बताओ, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है ये उससे संबंधित है, वो रेशम कीट जो होते हैं। देखो एक मैंने बहुत पहले आप ही लोगों के साथ में शेयर किया था ये क्वेश्चन। तो जो रेशम के कीट होते हैं ना, उनका जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। नोट कर लो। देखो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताओ राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, अगर मैं यहाँ पे अभी आपसे पूछता नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताओगे। तो आप तुरंत बताओगे मुंबई। और यहाँ पे यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बस ऑप्शन बी को ही टिक करना था,
है ना, ये नाबार्ड है और नाबार्ड का जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। तो ये भी याद रखना, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, मुंबई में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बिल्कुल आपने राइट आंसर को टिक किया होगा। ऑप्शन बी 1966। क्या है, 1966। ये हुआ था 31 अक्टूबर को, याद रखना 31 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे याद रखना 1960 को, अगर 1960 में उसका हुआ था गुजरात, किसका, गुजरात उच्च न्यायालय का। तो गुजरात उच्च न्यायालय का भी आप याद रखेंगे 1 मई को, ठीक है ना, 1 मई को। अब देखो यहाँ पे सन 2000 में मैंने आपको वो बताया था, क्या कहते हैं कि कौन कौन से राज्यों का स्थापना हुआ था। तो स्थापना से याद रखना उनका उच्च न्यायालय भी उन्हीं स्थापना दिवस के आसपास स्थापित किए गए थे। जैसे कि 26वां राज्य बना था वो छत्तीसगढ़ है ना। तो छत्तीसगढ़ बना था, तो इसका 1 नवंबर 2000 है ना, 1 नवंबर 2000 को स्थापना वर्ष था। तो इसका उच्च न्यायालय भी आपका 2000 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। और उसके बाद आपका बना था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद 1/9/15 ऐसे बताया था ना। तो 1 नवंबर 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड, ठीक है ना, ये भी 2000 में। और उसके बाद आपका झारखंड, ये कब बना था, ये बना था आपका 15 नवंबर को। तो 1/9/15/2000 है ना, नवंबर। तो आप याद रखेंगे। और 2013 में याद रखना आपका एक मणिपुर है, एक मेघालय है और एक त्रिपुरा है। तो ये आप तीनों याद रखेंगे। ये कब बने थे, 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में 101वां संशोधन कब हुआ था। बताओ, भारतीय संविधान में 101वां संशोधन कब हुआ था। जब तक आप इसका आंसर करो तब तक मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ कि दोस्त, सरकारी नौकरी लेना है ना, तो आपको ये जीएफ और वीएफ का कॉलम जो है, जीएफ वीएफ पर नहीं, जीके जीएस पर ध्यान देना पड़ेगा। किसका, जीके जीएस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जीएफ वीएफ या फिर जीके जीएस, ठीक है ना। जीके जीएस आपको पार लेके जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पढ़ लोगे तो नौकरी लग जाएगी, और फिर नौकरी लग जाएगी फिर तो बात ही अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न का जवाब है वो क्या हो जाएगा, 2016। आपको बहुत अच्छे से पता होगा भैया, ये संशोधन हुआ था उसके लिए, जीएसटी के लिए, है ना। 101वां संशोधन किस लिए हुआ था, जीएसटी के लिए। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, है ना। तो बिल्कुल इतना ईजी है। और देखो यहाँ पे याद रखना 2015 में एक संशोधन हुआ था, सोबा, कौन सा, सोबा संशोधन। ये सोबा संशोधन पता क्यों हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता था, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है। बताओ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है भैया, ये पंचायतों के गठन से है ना। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के संगठन, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका दिया गया है आर्टिकल 23-24 में, है ना। जो मैंने आपको पहले भी बताया है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये 23-24 याद रखोगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य बस्तर गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में नामित किया है। तो बताओ, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य बस्तर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में शामिल किया है। तो भैया यहाँ पे राज्य पूछा है वो, तो आप यहाँ पे राज्य क्या बताओगे। ये देखो, आपका करंट से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना, इसे नोट कर लेना। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे बस्तर दिया है ना, बस्तर, ये बस्तर क्या है, ये है जिला, क्या है, जिला है। और जो गांव है ना, जिसे गांव को चुना गया है, उसका नाम है ढोड़मारस। क्या है, देखो यहाँ पे ढोड़मारस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कोण का एसआई मात्रक क्या है। बताओ, कोण का एसआई, यहाँ पे कोण पूछा है, कोण का एसआई मात्रक क्या है। तो भैया देखो, इसका जवाब बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन बी, रेडियन। क्या है, रेडियन। और पास्कल तो आपको पता ही है, ये किसका है भैया, दाब का है ना।
दाब का पास्कल है ना। और यहाँ पे कैंडिला जो दे रखा है ये उसका है ज्योति तीव्रता का, किसका है, ज्योति तीव्रता का, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है हाइड्रोलिक लिफ्ट एवं हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर आधारित होते हैं। तो हाइड्रोलिक यहाँ पे गलत लिखा है, तो याद रखना हाइड्रोलिक, ठीक है ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट एवं हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर आधारित होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया दोस्त तो इसका जवाब बिना बताए आप कर दोगे कि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा यहाँ पे, पास्कल के नियम, ऑप्शन सी, है ना भैया। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या प्रेस हो, क्या करते हैं, दबाने का काम। और दाब का ऐसा ही मात्रक अभी मैंने आपको क्या बताया था, पास्कल। तो भैया बताओ किस नियम पर आधारित होंगे, पास्कल के नियम पर, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से फोटॉन के खोजकर्ता कौन है, बताओ फोटॉन के खोजकर्ता कौन है। तो भैया बताओ यहाँ पे फोटॉन के खोजकर्ता कौन है। तो बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने कब की थी फोटॉन की, 1905 में। कब की थी दोस्त, 1905 में। और चैडविक ने तो उसकी करी थी न्यूट्रॉन की, है ना। ये तो सभी को बिल्कुल रट्टा पड़ा है। और गोल्डस्टीन ने, बताओ गोल्डस्टीन ने, इन्होंने प्रोटॉन की थी भैया, है ना। किसकी करी थी, प्रोटॉन की करी थी। तो ये भी बिल्कुल याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने बिल्कुल सही जवाब करा होगा 1958, जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं है, मतलब ऑप्शन डी होगा आपका राइट जवाब। 1958 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी को आपने चुनना था, ठीक है ना। और ये पता क्या है, बताओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है क्या, जो कि हम लोग रोज कहते हैं DRDO, है ना। क्या है, DRDO, ठीक है ना, याद रखना। बताओ इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पूछा जा सकता है भैया DRDO के वर्तमान अध्यक्ष। तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर समीर वी कामत जी। कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो ये रहा आपका भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है। तो बताओ भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है। ये रहा आज का HW। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने परसों किया था, है ना, परसों पढ़ा था, कल तो वैसे भी रिकॉर्डेड क्लास थी। तो बिल्कुल इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पृथ्वी पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, है ना, प्रक्षेपास्त्र है। तो भैया कौन सा है बताओ। तो सॉरी, पृथ्वी है, लेकिन वो जो है मार हवा से हवा में करती है, हवा से ज़मीन, या ज़मीन से ज़मीन पर। तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसकी जो ये मारक क्षमता है ना 250 से 300 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना। और ये याद रखना है ये ना, ये ज़मीन से ज़मीन पर करती है, ज़मीन से ज़मीन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब। वो भारत का पहला जो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है वो पृथ्वी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त यही है। और इसकी मारक क्षमता जो है वो 250 से 300 किलोमीटर और ज़मीन से ज़मीन पर, ठीक है ना। तो याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। तो बताओ निम्नलिखित में से अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है। तो यहाँ पे याद रखना भैया, उस दिन भी बताया था गामा किरणों से, है ना, किससे, गामा किरणों से। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे दिया है योगात्मक की उत्तरजीविता की संकल्पना एवं समर्थन सबसे पहले किसने किया था। तो बताओ योगात्मक की उत्तरजीविता की संकल्पना एवं समर्थन सबसे पहले किसने किया था। भैया SI की जो भी तैयारी कर रहे हो ना, आज आपके लिए लगभग 35 के बाद जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे याद रखना है ये चार्ल्स डार्विन ने की थी। किसने, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं। बताओ समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, समस्थानिक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने
अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे। तो भैया यहाँ पे आपको बताना है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे। आप इसका आंसर करिएगा। और तब तक मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखो मैं आपको इतना मोटिवेट करता हूँ इसीलिए कि आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिल जाए, है ना। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब पता है मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि कहते हैं ना कि आप उस व्यक्ति को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो, लेकिन मुझे पता है आप कोई सोने का नाटक नहीं कर रहे हैं, है ना। कि जो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अवसर को नहीं पकड़ पाते हैं ना, जो व्यक्ति अवसर को नहीं पकड़ पाते हैं, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते हैं। याद रखना, अगर भगवान के भरोसे बैठे हो तो कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता तभी मिलेगी। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो अपोलो 11 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये कब गया था तो याद रखना 11 जुलाई को गया था, 11 जुलाई 1969 को, ठीक है ना। तो ये भी आप याद में रखेंगे। चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो फटाफट आप इसका आंसर करिएगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक, उसके बाद 66 से लेके 69 तक 3 साल आपका योजना अवकाश रहा था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। ये सबसे ज़्यादा असफल क्यों रही थी तो उसका भी एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि पहला तो ये भारत चीन युद्ध हुआ था, है ना। कब हुआ था 1962 में, ठीक है ना, 1962 में। फिर 62 के बाद भारत और पाक युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था तो ये 1965 में हुआ था। तो ये देखो इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था। और फिर उसके बाद भयंकर सूखा पड़ गया था। तो इसलिए आप ध्यान में रखना। सबसे सफल जो थी वो 11वीं थी, ये भी आप याद रखना। उस दिन मैंने बताया था ना। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो आप क्या बताएंगे। याद रखना 1971। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये कहाँ कलपक्कम में हुई थी ना, चेन्नई, है ना, चेन्नई। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं। बताओ अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं। तो याद रखना, देखो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सही जवाब आपका 572 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है कावेरी जल विवाद निम्न में से किन के बीच है। कावेरी जल विवाद निम्न में से किन के बीच है। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ के जवाब करिएगा। तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु और कर्नाटक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बताओ। तो याद रखना ये कृष्णा नदी जल विवाद है ना, कृष्णा नदी जल विवाद है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो ये जल विवाद भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए मांडवी हो जाएगा। ये कौन से राज्य में पड़ता है। तो याद रखना भैया ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे अपने नोट्स पे। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात को नापते नापते, है ना। तो बिल्कुल दोस्त और मेहनत करेंगे, इस बार सफलता आपको जरूर मिलेगी। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने 7 अप्रैल ऑप्शन सी को टिक किया होगा। ऑप्शन सी 7 अप्रैल यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे कहा है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बताओ आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखेंगे एडम स्मिथ को, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए
आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमारा लास्ट है, बेगम अख्तर का संबंध निम्न में से किससे है? बेगम अख्तर का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखना भैया, ये एक गायिका है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।